टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बातें नहीं चाहिए, अभी पढ़ा रहा हूँ तब जान चाहिए। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, पहला है बेस्ड ऑन वेदर इट इज रियल और सूडो। रियल फोर्स ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, बस रिवाइज कर रहा हूँ। सूडो फोर्स, रियल मतलब ऐसा फोर्स जो चार फंडामेंटल फोर्सेस में से कोई एक है, मतलब जिसका रियल ओरिजिन पता है, कहाँ से आ रहा है, कुछ ओरिजिन या कुछ रीजन पता है हमको। सूडो फोर्स मतलब वो फोर्स जो हमने डाला इक्वेशंस सही करने के लिए, क्योंकि न्यूटन के जो लॉज है वो हर जगह सही नहीं है। कहाँ गलत हो जाते हैं न्यूटन के लॉज, कहाँ गलत होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक्सेलरेटिंग फ्रेम में न्यूटन के लॉ गलत हो जाते हैं, तो वो गलत ना हो इसलिए हम लोग इसको घुसाते हैं सूडो फोर्स। सो सूडो फोर्स इज अ फोर्स विच इज ऑफ नॉन रियल ओरिजिन, जिसका कोई रियल ओरिजिन नहीं है, ठीक है, जो सच में है ही नहीं, है ना। दूसरा, बस हम लोग इक्वेशन सही करने के लिए उसको डालते हैं। दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा टाइप कौन सा है? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अब हमने स्कूल में ही पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़ा है क्या सभी ने? क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये हो गया जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज योर मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी, और ये कांस्टेंट होती है। ये कांस्टेंट होती है जब फोर्सेस कंजर्वेटिव हो। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो ये वाला लॉ नहीं चलता है, ये लॉ गड़बड़ हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ अदर एनर्जी। वहां पर जहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वहां पर एनर्जी वेस्ट होता है। एग्जांपल है फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वहां पर कांस्टेंट नहीं होगा। इनिशियली अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो है, फ्रिक्शन के वजह से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हीट, लाइट, साउंड, कुछ भी हो सकता है, और फिर बचा हुआ जो एनर्जी दैट विल बी प्रेजेंट आफ्टर सम प्रोसेस, है ना। एग्जांपल आप ले सकते हो, किसका एग्जांपल ले सकते हो? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक गिरा, लेट अस इग्नोर एयर फ्रिक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक गिरा, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा फोर्स की वजह से यहाँ से यहाँ आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। अब यही प्रोसेस हम लोग पानी के अंदर करेंगे। पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट को गिराएंगे ऊपर से नीचे। पानी के अंदर गिरते वक्त ऑब्वियसली स्लो गिरता है, ठीक है। इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालो, इस पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालो, बराबर नहीं आएगा, टोटल इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज पानी के अंदर एनर्जी लॉस हो रहा है, पानी के अंदर फ्रिक्शन है, जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कस फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। वही पानी की जगह आप शुगर सॉल्यूशन क्या बोलते हैं उसको, चाशनी ले लो, चाशनी के अंदर तेजी से जाएगा या पानी के अंदर तेजी से जाएगा? पानी में तेजी से, चाशनी में स्लो जाएगा। हनी सोचो, हनी के अंदर आपने डाल दिया और धीरे धीरे जाएगा, मतलब वहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन काम नहीं कर रहा है। तो एनर्जी कहाँ चली गई? हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। तो एनर्जी कहाँ जाती है? हीटिंग के फॉर्म में चली जाती है, साइड में एटमॉस्फेयर में चली जाती है, या फिर जो भी मीडियम है। तो जहाँ पर भी फ्रिक्शन आएगा, रेजिस्टिव फोर्स आएगा, डिसिपेटिव फोर्स आएगा। इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है इसको बोलते हैं हम लोग डिसिपेटिव फोर्स। तो जहां जहां डिसिपेटिव फोर्स आएगा वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड नहीं होगा। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियली विल नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनली। हम लोगों ने जो भी अब तक पढ़ा है वो कंजर्वेटिव पढ़ा है, अब के आगे भी हम लोग कंजर्वेटिव ही पढ़ेंगे। एक खास लेसन है जिसमें हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ते हैं, एक ही लेसन में, विस्कोसिटी का लेसन है, 12th में आता है। तो सिर्फ थोड़ा सा लेसन, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये जनरली वेलोसिटी या वेलोसिटी के पावर्स को प्रोपोर्शनल हो सकता है ना। ये बोल नहीं सकते, ये डिपेंड करता है, अलग अलग पावर्स पे डिपेंड करता है वेलोसिटी के। एंड दैट्स व्हाई
इसके इक्वेशंस भी बहुत भयंकर आते हैं और इसका मैथमेटिक्स भी भयंकर होता है, तो ये एडवांस फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ना। 12th में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 11th-12th में ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं, ज़्यादा डिस्कशन किसका, कंजर्वेटिव फोर्सेस। एग्जांपल कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, बट एनीवेज उसका अपने सिलेबस में है ही नहीं कहीं पे चर्चा, तो उनकी बात नहीं करेंगे। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हमारे सिलेबस में है, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलो, तो ये सारा हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वर्क एनर्जी थ्योरम है, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी ये वाला फोर्स आ जाएगा वहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वाले फोर्सेस के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम। सो एक जनरल टाइप का थ्योरम है जो हमने स्कूल में भी सीखा है। एक टॉपिक है उससे पहले, वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले वो टॉपिक कवर करके वर्क एनर्जी थ्योरम पे आता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये टॉपिक पहले कर लेते हैं, बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। मेन तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, बट ये एक छोटा सा टॉपिक है, उससे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है जो हमने स्कूल में सीखा है। स्कूल में हमने वर्क डन के बारे में क्या सीखा था, स्कूल का फॉर्मूला है, चलो फिर हम इसको एडवांस करते जाते हैं, बातें नहीं, वर्क का फॉर्मूला बताओ। वर्क डन क्या, हाँ जनरल फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा मैं, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। वर्क डन इक्वल टू समथिंग इनटू समथिंग होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमने स्कूल में सीखा था। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। F वेक्टर डॉट S वेक्टर, वेक्टर हमने सीखा है ना, स्कूल में नहीं सीखा था। तो ये वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, F इज फोर्स वेक्टर, S इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर क्या है बच्चों, जिसको मैग्नीट्यूड होता है वहाँ, फोर्स को मैग्नीट्यूड होता है क्या, मतलब फोर्स कितना लगाना है, और डायरेक्शन होता है क्या, फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, कहाँ लगाना है वो हमारे ऊपर है, हाँ बट होता है ना। डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड होता है कितना चलना है, डायरेक्शन होता है कहाँ चलना है, किस तरफ जाना है, ठीक है। सो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी कितनी हो सकती है, कहाँ किस तरफ, ऐसा नहीं, कितनी हो सकती है ये बता सकते हैं। तो एनर्जी स्केलर, वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर कब होगा, जब डॉट प्रोडक्ट होगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये आपको शायद से स्कूल में पढ़ाया होगा, शायद से नहीं पढ़ाया, ये अच्छा वो वाला पढ़ा था बेसिक, ठीक है। तो ये वाली केस, ये जनरल फॉर्मूला है। When to use this formula? This formula is valid for constant force. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला सही है, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है मतलब फोर्स वेरिएबल है, तो क्या फॉर्मूला वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। हेडिंग दे दो वर्क डन, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने ढंग से स्कूल में नहीं पढ़ा तो मुझे अभी पढ़ाना पड़ेगा। ये स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, मैं खुद 9th क्लास को पढ़ाता हूँ ये सीबीएसई के बच्चों के। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अभी हम लोग वेक्टर पिक्चर सब अपने को आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है ना सभी को, साइन कॉस टैन तीन चीज आती है क्या। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ वन, कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू, आता है ना। तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाया ऐसा, ठीक है, रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फोर्स लगाया ऐसा।
तो किस तरफ चलेगा? फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। सो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट s। वर्क डन क्या हो जाएगा? F into s। खत्म। आपने जो स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था, ये आपको पढ़ाया था, यहाँ पर चल जाएगा। फोर्स लेट अस से 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ले लो 2 मीटर, कितना वर्क डन हो जाएगा? 20 जूल। 20 जूल का वर्क डन हो जाएगा। सिंपल, स्कूल में ये पढ़ाया था आपको। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेसमेंट करे और फोर्स इस तरफ लगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता? ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस करे और फोर्स इस तरफ लगे, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे? हाँ, अगर नॉट फोर्स मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट एग्जांपल के लिए अगर हम किसी चेयर पे स्टूडेंट से हम लगता है हम फोर्स उधर लगेंगे, लेकिन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं, ऐसा नहीं। एग्जांपल उसमें हो सकता है। इलास्टिक से पीछे खींचा तो आगे नहीं, सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल, एकदम 5 लेवल का एग्जांपल। सुनो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है? अभी नीचे। मैं इसको उठा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? किसका फोर्स सोचा? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ऑब्जेक्ट चल रहा है ऊपर, तो कौन सी केस? ये वाली। दूसरा एग्जांपल, बॉल को ऊपर थ्रो करो, ऊपर थ्रो कर रहे हो तब का मोशन पढ़ना, ऊपर जाते वक्त का मोशन। ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो ये वाली केस हो गई। फ्रिक्शन हो सकता है, गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड से और ब्रेक लगाया, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, गाड़ी आगे। लेकिन हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही थोड़ा खेलेंगे। फ्रिक्शन जो है वो बहुत बेकार टाइप का आइटम है, तो उससे दूर रहेंगे थोड़ा सा, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे ज्यादातर, बट फ्रिक्शन इज करेक्ट एग्जांपल। पीछे की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। वर्क डन उस केस में कितना, इस केस में कितना होगा वर्क डन? इस केस में कितना होता है? 20 जूल या -20 जूल? ये आपको स्कूल में पढ़ाया था क्या? चलो छोड़ो यार, मैं गलती कर रहा हूँ, दूसरों के स्कूल में पढ़ाया। वर्क डन देखो, ये वाला फॉर्मूला 10 × 2, यहाँ पर cos 180 आ जाएगा। cos 180, क्यों 180? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, तो 180 cos 180 कितना होता है? -1। ये वैल्यू याद रखो, वैल्यू यहाँ पर लिख लो, cos 180 is -1, cos 0 is 1, cos 90 is 0। ये तीन वैल्यू तो याद रखो फिलहाल, बाकी तो वैल्यू तुम सीख लोगे धीरे-धीरे। मैथ्स में तो पढ़ाया होगा ना यार, ये सब तो था। तो ये कितना आ गया आंसर? -1 × -20 जूल। ऐसे केस में वर्क डन नेगेटिव। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगा सकते हो या ये भी लगा सकते हो, है ना। बस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस साइन लेना है, दोनों फॉर्मूला लगा देगा। ये करेक्ट फॉर्मूला है एक्चुअली, ये हमको स्कूल में आधा पढ़ाया था, ये पूरा है। cos 0 कितना? 1 हो गया, तो फर्स्ट केस में कितना आ रहा था? फर्स्ट केस में आ रहा था 10 × 2 × cos 0, फर्स्ट केस में, है ना। सेम डायरेक्शन में था cos 0 1, तो ये हो गया था कितना? 20 जूल। अगर ऐसा हो जाए कि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है या नीचे की तरफ लगा दो, ग्रेविटेशन फोर्स लगा दो, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसका? एग्जांपल इस वाली केस का, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सरफेस पे चल रहा है, अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँ तो मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर? नीचे, और मैं किस तरफ चल रहा हूँ? इस तरफ। तो ये वाला एग्जांपल हो गया। तो वर्क डन कितना? 0। F × S cos 90, cos 90 0, तो वर्क डन 0। मतलब मैं यहाँ से यहाँ चला, वर्क डन कितना हो गया? इधर से रिवर्स जाऊँ तो वर्क डन कितना? मतलब मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ,
बिना काम करे पगार कमा सकते हैं, है ना? सही है ना? फिजिक्स के हिसाब से तो सही है। वर्क डन जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो। याद रखो, ग्रेविटी में वर्क नहीं है, मैंने तो किया है। फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। याद रखो, वर्क डन बाय फोर्स होता है हमेशा, वर्क डन बाय फोर्स होता है हमेशा। कौन सा फोर्स लिया था यहाँ पर? ग्रेविटेशन फोर्स लिया था। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया तो फोर्स कौन सा लग रहा था? ग्रेविटेशन फोर्स मैंने पढ़ा, मेरा भी फोर्स लग रहा है, एयर का भी हो सकता है, और भी बहुत सारे फोर्स है। वर्क डन कौन से फोर्स से आप निकाल रहे हो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है? आपको कभी भी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना, वर्क डन बाय स्ट्रिंग कितना, वर्क डन बाय फ्लोर कितना, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताएंगे कि कौन सा फोर्स है। क्वेश्चन में वो लोग हमेशा पूछेंगे कि कौन से फोर्स से वर्क डन हो रहा है ना? कभी भी क्वेश्चन आएगा तो फोर्स बताएंगे, क्योंकि लेट अस से कूली है, कूली अपने सर पे सामान लेके चल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो वर्क डन बाय कूली कितना? जब वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चल रहा है तब जीरो, जब वो सामान को उठा रहा है तब वर्क डन होगा, कूली वर्क करेगा जब सामान को उठा रहा है, जब सामान को रखेगा तब भी कूली वर्क करेगा, जब हॉरिजॉन्टल चल रहा है तब वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है? वर्क डन बाय ग्रेविटी जब वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जब कूली ऐसे सामान लेके सीधा चल रहा है कितना? जीरो। वर्क डन बाय कूली भी जीरो, वर्क डन कूली का वर्क क्यों जीरो? कूली ने फोर्स का किस तरफ लगाया? ऊपर की तरफ, है ना? चल रहा कैसे? सामने, तो वर्क डन जीरो। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि एंगल 90 है इसलिए वर्क डन जीरो। ये क्लियर है? इन सारे एग्जांपल्स में मैंने वर्क फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट ली थी, देखो, है ना? जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। सो दिस इज नॉट जनरल फॉर्मूला, ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए सही है। तो ऐसा भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए जो कांस्टेंट फोर्स के लिए भी चले और कांस्टेंट फोर्स ना हो तो भी फॉर्मूला यूज कर सके, ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए ना? तो बनाते हैं, चलो फॉर्मूला बनाते हैं। ये सारे एग्जांपल में बच्चों हमने कांस्टेंट फोर्स लिया था, और जनरली ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो कांस्टेंट होता है क्योंकि उसका मास कांस्टेंट है, mg लेते हैं हम लोग, है ना? बट रियल लाइफ केसेस में अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म को उठाया ऐसा तो मेरे मसल से जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? फिर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो भी कांस्टेंट नहीं होता है, ओवर द टाइम चेंज होता है। पानी में आप दौड़ रहे हो, फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। गाड़ी चला रहे हो, एयर का फोर्स लगता है गाड़ी चलाते वक्त, है ना? स्पीड बढ़ती है तो एयर का फोर्स कैसा होता है? बढ़ता है ना? स्पीड के साथ बढ़ता है। तो ये सारे फोर्सेस कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्सेस है। तो हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, F dx इंटीग्रेशन। वर्क डन जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला F dx। ये कैसे आया ये बताता हूँ, ये लिख लो पहले। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हेडिंग दे दो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये बिटवीन लिमिट्स a से b, या फिर x1 x2 ले सकते हो, x1 x2 ले लो। x1 x2 आर द टू पोजीशंस। यहां से शुरू किया यहां तक गया, वर्क डन कितना पे? इंटीग्रेशन f dx। क्या हो गया? इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा, वापस से फॉर्मूला बता दूंगा। हाँ बोलो, हो गया लिख के? अब देखो हमारा जो फोर्स है, अब यहाँ पर ना जो मैंने आपको व्हीकल का एग्जांपल बताया, जब गाड़ी चल रही है तो जितना स्पीड ज्यादा तो उतना एयर का ड्रैग ज्यादा लगता है, एयर का जो फोर्स है वो ज्यादा लगता है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और इट्स पावर। बट हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे ग्राफ, वी विल अज्यूम कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। एक ही केस पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सी केस? फोर्स इज चेंजिंग विद द डिस्टेंस और विद द पोजीशन, ठीक है? ये एक ही केस हम लोग पढ़ेंगे। एंड लेट अस से since force is changing with the distance, the graph will be something like this, कुछ भी हो सकता है ना?
इंक्रीजिंग होगा तो ऐसा जाएगा, डिक्रीजिंग होगा तो ऐसा जाएगा, कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन वाली केस हम लोग पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट केस हम लोग पढ़ चुके हैं। सो लेट अस से कुछ तो ऐसा अजीब सा वर्क, ये फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस स्टडी मोशन बिटवीन x1 एंड x2। यहाँ से लेट अस से x1 से स्टार्ट हुआ, x2 तक गया। सो यहाँ पर वर्क डन निकालना है। इन दिस केस हमें कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला पता है, F.S या फिर Fs cos थीटा, ठीक है, वी नो दिस फॉर्मूला। अगर मुझे सेम सिमिलर टाइप का फॉर्मूला, यहाँ पर भी एक डॉट प्रोडक्ट दे दो, पूरा डॉट प्रोडक्ट है, ये भी डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग सिंपल केस लेंगे कि सेम डायरेक्शन में, मतलब वो cos थीटा की वैल्यू cos 0 1 हो जाएगा, तो पढ़ने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है, उसको जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं। लुक एट दिस केस, फोर्स इज चेंजिंग विद द डिस्टेंस। यहाँ पर फोर्स लेट अस से इतना है, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ा, ठीक है, तो फोर्स कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा टाइप का केस है। सो इट्स अ नॉट कांस्टेंट काइंड ऑफ फोर्स। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर मुझे वर्क डन निकालना है। अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है या ये करना है, लेट अस से cos थीटा 1 है, भूल जाओ। अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मैंने यही पढ़ा, ये नहीं पढ़ा अब तक, अगर मुझे ये लगाना है, सो आई नीड अ कांस्टेंट फोर्स। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ऐसा। मोशन यहाँ से वहाँ हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं मोशन को, छोटे छोटे समय के लिए मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे, x1 से x2 के बीच में वर्टिकली डिवाइड करेंगे मोशन को, डिवाइड कर देते हैं ऐसा, ठीक है। एंड लेट अस से ये जो स्ट्रिप है, वी विल कॉल दिस एज स्ट्रिप, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रिप, पट्टी, स्ट्रिप्स, ठीक है। एंड कंसीडर वन सच स्ट्रिप, इसका थिकनेस को क्या लेंगे, dx लेंगे, छोटी सी थिकनेस dx। ये x है तो इसको dx ले लो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो इन बिटवीन यहाँ पर इतना चला, थोड़ा सा, एकदम छोटा सा, तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक dx हो गया। इस वक्त अगर फोर्स देखोगे तो फोर्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। So you can approximately take the value of force as constant between these 2 points, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं ये जितना छोटा करते जाऊंगा उतना मेरा जो फोर्स में जो छोटा सा चेंज है वो भी छोटा होते जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर मैं बोल सकता कि फोर्स कांस्टेंट है ना। जितना dx को छोटा करते हो, यहां से यहां तक ले लो तो dx इतना बड़ा हो गया। हाँ, सपोज मैंने इतना बड़ा स्ट्रिप ले लिया, यहाँ देखो, बुक में नहीं देखना है, फोन में भी नहीं देखना है, यहाँ देखो, इतना बड़ा dx ले लिया, तो f में चेंज कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा चेंज। अब मैं इस dx को छोटा करते जाता हूँ, यहाँ पर चेंज देखो, ये पॉइंट ले लो और ये वाला पॉइंट ले लो, अब चेंज कितना, इतना लिया मैंने, इतनी मोटी स्ट्रिप ली, चेंज इतना हो गया। जब मैं स्ट्रिप का साइज छोटा कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर चेंज जो है वो बहुत छोटा होते जा रहा है, बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। और छोटा करते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, हाँ। सो हम क्या बोल सकते हैं, ये चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब ये कांस्टेंट, मतलब फोर्स की कांस्टेंट वैल्यू मिल गई f इस पॉइंट पर, है ना। इस स्ट्रिप के लिए इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू कितनी, f, ये हो गया हाइट, और विड्थ कितना है, dx। हाइट इनटू विड्थ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी कैन अज्यूम दिस एज अ रेक्टेंगल, तो f dx क्या आ जाएगा, इतना छोटा सा यहाँ से यहाँ तक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है वर्क डन। सो दिस विल बी स्मॉल dw इस स्ट्रिप के लिए। ऐसा हम लोग हर स्ट्रिप के लिए कर सकते हैं। और वर्क क्या है, स्केलर या वेक्टर, वर्क क्या है, स्केलर या वेक्टर, एनर्जी क्या है, स्केलर या वेक्टर, एनर्जी स्केलर है तो वर्क भी स्केलर है, ठीक है। वर्क स्केलर है तो इसको ऐड कर सकते हैं, स्केलर मतलब जिसको डायरेक्शन नहीं है, तो वी कैन ऐड दैट। यहाँ पर मैंने वर्क डन निकाला dw, यहाँ पर निकाला, यहाँ पर निकाला, ऐसे कितने स्ट्रिप बना सकते हैं हम लोग, इन दोनों लाइंस, इन दोनों लिमिट्स के बीच में कितने स्ट्रिप बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। जितना आप dx को छोटा करोगे उतने नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपको dx को इतना छोटा कर देना है कि फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब आपको इनफाइनाइट स्ट्रिप लेना है। जब ऐसे इनफाइनाइट वर्क डन आ जाएंगे dw, उनको ऐड करना है, तो जब इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। जब हमारे पास
इनफाइनाइट चीजें हैं उनको जोड़ना है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। मतलब ये सारे छोटी छोटी स्ट्रिप्स को हमने जोड़ दिया। जोड़ा तो मतलब किया क्या हमने, ये एरिया को जोड़ा, ये एरिया को जोड़ा तो मुझे किसका एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा, वही तो वर्क डन है। सो दिस विल गिव यू वर्क डन। सो ये फॉर्मूला यहाँ से आता है बिटवीन लिमिट्स x1 से x2। अगर मैं आपको लिमिट्स ना दूं तो आपको क्या मिलेगा, मैंने बताया नहीं कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको पता ही नहीं मोशन कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, तो आपको एग्जैक्ट वर्क डन का फॉर्मूला, एग्जैक्ट वर्क डन कितना हुआ ये नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आपको हमेशा क्या चाहिए होगा, लिमिट चाहिए होगा। अगर लिमिट्स नहीं दिया किसी क्वेश्चन में तो आपको वर्क डन का फंक्शन मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, फंक्शन मिलेगा कि इतना वर्क डन हो सकता है इफ यू पुट द वैल्यूज, कुछ तो ऐसा भी तो मिल सकता है। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस। एग्जांपल देते हैं मतलब समझ में आएगा। हम लोग एक ही बेस पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कौन सा, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है फोर्स वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता है फोर्स टाइम का फंक्शन हो। ठीक है, सारे केसेस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिंपल केस पढ़ रहे हैं जहाँ पर फोर्स पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो तो अभी क्या करें हम लोग, एग्जांपल लेते हैं इसमें। द फोर्स, ये लिख लो कितना, ये जो दिख रहा है डायग्राम भी बनाओ। द फोर्स बुक में है क्या? नहीं है, बना बुक वाले बनाओ, ये बनाओ, कोई भी बनाओ। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट of mass 10 kilogram is given by F equal to 3x square plus 2x. If the object in x direction, if the object moves from x equal to 2 centimeter 2 meter to x equal to 5 meter, find the work done. Find the work done. ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं, लिख लो पहले फिर सॉल्व करेंगे। समीना आवाज येतोय का सगळं? सुनो, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर इंटीग्रेशन समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, मास दिया हुआ है, मास की कोई जरूरत है क्या? देखो ऐसे दिया, इज गिवन बाय F इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। फंक्शन दिया है, फोर्स और x के बीच में रिलेशन है, सो फोर्स इज फंक्शन ऑफ x, x इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट। कहाँ कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? x डायरेक्शन। लेट अस से ये x डायरेक्शन है, मेरा ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस तरफ लग रहा है और फोर्स का फॉर्मूला ये है, फोर्स इज अ फंक्शन, ये इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन, x स्क्वायर x ऐसा कुछ तो आया तो हम बोलते हैं फंक्शन इसको। फोर्स किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। अगर इधर t होता तो फोर्स किसका फंक्शन? टाइम का। v होता तो फोर्स वेलोसिटी का, हम जब गाड़ी चलाते तो वो वेलोसिटी का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग वो केस नहीं ले रहे हैं। If the object moves from 2 meter to 5 meter, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, या फिर हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? 2 मीटर से 5 मीटर। उससे पहले क्या हुआ हमें कोई लेना नहीं, अपने क्वेश्चन में नहीं। उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं पता, हमें कहाँ से कहाँ पढ़ना है? 2 मीटर से 5 मीटर के बीच में क्या हुआ ये पढ़ना है। ये भी बोल दिया हमने, वर्क डन निकालना है। ठीक है, हमें सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब दिया हुआ। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वर्क डन का फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। वेक्टर में लगाना है हमेशा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मूला है। इस तरफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और इधर स्केलर है।
या स्कूल में कोई एक्सप्लेन करी ना आपला नाव काय सगळी ना वेदांत हा इकडे लक्ष द्या f bar dot dx bar डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉर्मूला क्या होता है a bar dot b bar is your ab cos थीटा ये फॉर्मूला है Yes. तो f bar dot dx bar को हम लोग क्या लिख सकते हैं f dx cos थीटा थीटा किसके बीच का एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में तो एंगल कितना तो cos 0 कितना here theta equal to 0 cos 0 is 1 तो अपने इक्वेशन में से ये हट जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा f dx लिमिट्स x1 से x2 ये x1 है ये x2 है ये x1 है ये x2 है लिमिट्स भी दिया है ठीक है अब बच्चा इंटीग्रेशन पहले मैं वैल्यूज डालता हूँ फिर इंटीग्रेशन कैसे करता है वो बताता हूँ अभी लिखो मत ध्यान दो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है लास्ट बेंच कॉर्नर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है 2 से 5 तक तो यहाँ लिखा मैंने 2 इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जो लोग नए हैं उनके लिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ द ग्राफ दूसरा मतलब होता है सम एडिशन कितनी चीजों का इनफाइनाइट चीजों का जब एडिशन करते हैं वी यूज दिस साइन इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन क्या है ये समझा कैसे करना है उसके फॉर्मूला है फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं वो मैं बताऊंगा अभी सो इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहाँ से कहाँ जोड़ना है 2 से 5 तक जोड़ना है ये लिमिट्स हो गए f का फॉर्मूला है क्या है फॉर्मूला 3x² प्लस 2x और ये dx एज इट इज इसको कुछ नहीं कर सकते dx मतलब ये पता चलता है किसके रिलेटिव आप इंटीग्रेशन कर रहे हो x मतलब पोजीशन के रिलेटिव अगर टाइम के करते तो dt होता है यहाँ पर टाइम के रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेटिव होता तो dd तो किसके साथ चेंज हो रहा है वो यहाँ पर बताता है हमें ये वेरिएबल बताता है कौन सा वेरिएबल है कौन चेंज हो रहा है यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है पोजीशन सो इसलिए dx ठीक है अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है सिंपल तरीका क्या है टर्म्स जो है वो पहले देख लो एक और दो टर्म है दीस आर टू टर्म्स आपने ये स्कूल में सीखा होगा ऐसी कोई इक्वेशन होगी तो देयर आर टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाली चीजें जो होती है वो टर्म होती है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म टर्म्स के ऊपर इंटीग्रेशन को सेपरेट करता है पहला स्टेप ठीक है मैं इसमें थोड़ा टाइम पास करके सारा स्टेप वाइज बताता हूँ फिर शॉर्टकट्स पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर करते हैं इस तरह इंटीग्रेशन को यहाँ सॉल्व करते हैं देखो वर्क डन इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 तक 3x² प्लस 2x dx सबसे पहले स्टेप है इंटीग्रेशन में क्या करना होता है यहाँ ध्यान दो सभी लोग एक लक्ष्य था शुभम क्या करना होता है हर टर्म पे आपको इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है मतलब कैसे लिखेंगे देखो इंटीग्रेशन 2 से 5 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 5 2x dx ये स्टेप समझ में आया क्या किया हमने जितने टर्म्स हैं उन पे इंटीग्रेशन को लिख दो सिंपल है उसके बाद कांस्टेंट अगर होंगे तो उनको बाहर निकालो कांस्टेंट है क्या 3 कांस्टेंट मतलब नंबर्स 2 3 और 2 को बाहर निकालेंगे कहाँ बाहर निकालेंगे इधर उठा के बाहर रख दिया यहीं पे कर दिया सिंपल स्टेप था इसलिए एक ही स्टेप में किया चलेगा क्या किया पहले टर्म्स को सेपरेट किया कांस्टेंट्स है तो उनको बाहर निकाला ठीक है अब यहाँ पर फॉर्मूले लगेंगे ये 3 एज इट इज x² और x ये पावर्स है ठीक है x के पावर्स है तो फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n अगर n पावर है dx ऐसा कुछ इंटीग्रेशन है तो इसका फॉर्मूला है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये फॉर्मूला है क्या है x का पावर n है तो फॉर्मूला है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यहाँ ये dx और ये इंटीग्रेशन ये ऑपरेटर है तो आंसर में कभी भी ऑपरेटर नहीं लिखते ठीक है ये इंटीग्रेशन dx इस पे काम करेगा तो ये रिजल्ट मिलेगा ठीक है क्या मिला रिजल्ट x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अब ये ही पहला वाला x² है तो पावर कितना है n कितना है 2 तो 2 प्लस 1 x cube
सही है, n का वैल्यू कितना है, इधर 2 है, तो ये ऐसा आ गया। x के जगह पर n का वैल्यू कितना है, 1 है, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको बस ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ये मैंने दिए है ना। जो लोग लेट आए हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, बाकी फ्रेंड्स से नोटबुक लेके फॉर्मूले छाप लो, फॉर्मूला लर्न कर लो इनको। ये कहाँ से आते हैं इसका भी लंबा स्टोरी है, वो मैथ्स वाले बताते हैं, वो फिजिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते। मैथ्स के सर बताएंगे कि ये कहाँ से आया और क्यों आया, वो सारा है उसका लॉजिक, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, उसको 1-1.5 महीना लगता है इतना पढ़ाने का, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे, अपने काम का क्या है फॉर्मूला, उसका यूज। तो ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों, यही फॉर्मूला लगा, x⁻³ x³ लिमिट्स। अब देखो इंटीग्रेशन का आंसर लिखा है, ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन का आंसर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, कन्वेंशन है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। लिमिट्स 2 से 5 प्लस ये 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन कितना आया था, लिमिट्स 2 से 5। यहाँ आंसर आ चुका है अपना, लिमिट्स है तो उसको डालना पड़ेगा। लिमिट्स डालने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहाँ डालना है, x की जगह, ठीक है। तो ये देखो ये थी एज इट इज, इसको बाहर ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं पहले ही बाहर, ठीक है। x⁻³ है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 डालेंगे माइनस यहाँ 2 डालेंगे। कुछ लोग गलती क्या करते हैं 5 - 2 का क्यूब करते हैं, ऐसा नहीं करना है। 5³ माइनस 2³ प्लस ये 2, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, बचा क्या x की जगह क्या डालेंगे हम लोग 5² माइनस 2²। अब ये नंबर्स दिख रहे हैं, इसको तो सॉल्व करता है, ये 1 हो गया, कितना आ गया 125 माइनस 8 प्लस 25 माइनस, सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल बी योर आंसर। आंसर आएगा जूल्स में 117 कितनी होता है, 117 प्लस 21 कितना आता है देखो 132। करो क्या मैं, अरे हाँ मैंने 117 सॉरी 117 प्लस 21 8 138 आता है। हाँ सही सही, लिख लो, ऐसे करना है। ये फॉर्मूला है, ये सारे इन सब में यही फॉर्मूला, इसी को मैंने यूज किया। एग्जाम्पल 4.4 होमवर्क है, एग्जाम्पल 4.4 घर से करना है, कर लोगे क्या? यस सर। सिंपल है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये मेन टॉपिक आ गया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसीलिए पढ़ाया, बोलो ना कम पक्षता, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इसीलिए पढ़ाया क्योंकि वो जनरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला मैंने दिया था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स डॉट प्रोडक्ट। ये जनरल केस है, कांस्टेंट फोर्स होगा तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा तो भी ये फॉर्मूला चलता है। सो इट्स अ जनरल फॉर्मूला, हर केस में चलेगा। जो आपने स्कूल में सीखा था वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तब चलेगा, ऑपोजिट में तब चलेगा, परपेंडिकुलर तब चलेगा। स्कूल में जो सीखा था ये हर केस में चलता है, इट्स अ जनरल फॉर्मूला, इसलिए हमने ये सीखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने वाले हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, वर्क डन बाय अ फोर्स is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy, मतलब कि डेल्टा के ई इक्वल टू वर्क डन। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का है, जनरल नहीं है। जनरल पढ़ाऊंगा मैं बाद में, इसका जनरल फॉर्म भी है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये स्पेसिफिक फॉर्म है।
कौन से केस में चलेगा? कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ये यूज कर सकता है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर। लेट अस से एक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ का मतलब क्या होता है? स्मूथ का मतलब फिजिक्स में चिकना मतलब क्या? कौन सा फोर्स नहीं होगा? फ्रिक्शन है, ठीक है। सो देयर इज अ स्मूथ सरफेस। तुम लोग का नया मैंने फिजिक्स पढ़ा है, क्या पढ़ा है? स्मूथ सरफेस मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज जीरो, नो फ्रिक्शन, ठीक है। ऐसी केस पढ़ रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। क्यों? मैंने बताया आपको, अननेसेसरी अपने को मैथमेटिक्स में तकलीफ नहीं चाहिए, तो हम लोग फ्रिक्शन बिना का केस पढ़ेंगे, बाद में जनरल कर लेंगे उसको, ठीक है। अब देखो, देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्लाइडिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। एक इमेजिन करना है आपको, ये सारा इमेजिनरी केस है ना। रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई सरफेस नहीं जो एकदम स्मूथ हो, है ना। एकदम स्मूथ नहीं, 100% स्मूथ नहीं होता है। हाँ, कैरम बोर्ड सोच सकते हो, कैरम बोर्ड है या फिर वो फ्रिक्शन रहता ही है, बट इमेजिन करो कि ऐसा तेल भी डालोगे फ्रिक्शन रहता है, थोड़ा सा रहता है, ठीक है। शांति 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 शांति। सो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? वर्क एनर्जी तरह, उसमें भी क्लियर है, फ्रंट में भी अच्छा है कैमरा, ठीक है ना, अच्छा ही है, एचडी आता है उससे भी, देखा है। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो अभी कोई फोर्स नहीं है, सो थोड़ी देर के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा? u ही रहेगा ना, क्यों चेंज होगा? अगर कोई फोर्स नहीं तो वेलोसिटी चेंज होगा क्या? तो अभी u है, तो बाद में कितना? अब हम लगाएंगे फोर्स। इतना क्लियर है कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर इज नो फोर्स। यस, स्मूथ सरफेस पे u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो u वेलोसिटी से चलेगा। ऐसा कहाँ होता है? स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है। अगर आपने एक पत्थर फेंक दिया तो वो उसी स्पीड से चलते जाएगा, चलते जाएगा। कब तक चलेगा? फॉरएवर। आप मर जाओगे तो भी चलते रहेगा, ठीक है। आपके बच्चे पैदा होके मर जाएंगे तब भी चलते रहेगा, ठीक है। कब रुकेगा? रुकेगा नहीं एक्चुअली। अगर कोई फोर्स आ गया कहीं से, हाँ, तो उसके पाथ में चेंज आ सकता है, वो रुक सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक फोर्स नहीं तब तक चलते रहेगा। फ्यूल का टेंशन नहीं रहता है। इंडियन लोग है ना, जुगाड़ू है, पेट्रोल बचाने का अपने को आता है बचपन से, है ना, आता है क्या नहीं? तो रॉकेट और स्पेस मिशन में हम लोग फ्यूल बचाते हैं। कैसे? मार्स मिशन, मंगल वगैरह देखा होगा तुमने। तो क्या किया? पहले ऑर्बिट में लेके गया। ऑर्बिट में लेके जाने में तो फ्यूल लगता है, लेकिन उसके लिए जो व्हीकल लगता है ना, वो अपने पास पहले से था। हाँ, वो अपने पास पड़ा हुआ था बहुत। अपने पास कैसा है, बजाज स्कूटर से काम चल रहा है तो 4 व्हीलर नहीं खरीदेंगे ऐसा। जब तक स्कूटर पूरा मर नहीं जाता तब तक स्कूटर ही यूज करेंगे। तो हम लोगों ने PSLV यूज किया, ठीक है। तो वो अपने पास ऑलरेडी था, अब्दुल कलाम ने बनाया था उस टाइम पे, तब से अब तक वही टेक्नोलॉजी चल रहा है। हमने उसमें कोई ज्यादा टेंशन लिया नहीं, उसको बढ़ाया है, इम्प्रूव किया। बट नया टेक्नोलॉजी कौन सा है? जो USA यूज करता है, डायरेक्ट यहाँ से स्पेस में लेके जाता है। तो उनका भी मंगलयान है ना, USA ने भी तो मार्स कौन सा रोवर मिशन किया था, तो उनका ऐसे गया था, ठीक है। अपना ऐसे गया ऊपर, फिर अर्थ को घुमा। अर्थ को घूमने में सर्कुलर मोशन होता है तो कोई वर्क डन नहीं लगता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, फोर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, वर्क डन नहीं। हाँ, तो घूमेगा तब तक कोई एनर्जी नहीं लगता है, हमारे हर ग्रेविटेशन लेसन में। फिर उसको थोड़ा बड़ा ऑर्बिट देना तो थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही एटमॉस्फेयर के बाहर निकल गया, फ्रिक्शन खत्म हो गया। अब जो भी एनर्जी यूज होगा वो सिर्फ वेलोसिटी बढ़ाने में या घटाने में यूज होगा। आपको अभी एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना है। फ्रिक्शन जो है, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन भयंकर है, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। फिर अपना जो ऑर्बिटर वो कितने तो दिन घूम रहा था, वो कैलकुलेटेड था। मार्स जो है ना, वो अर्थ के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आने वाला था, वो भी कैलकुलेट किया हुआ था कि कब आएगा।
और जब आने वाला है तभी इसको लॉन्च करेंगे। तब इसको लॉन्च कर दिया विद सम वेलोसिटी, रॉकेट बूस्टर लगा दिया, ये लॉन्च हो गया। अब तो एक बार वेलोसिटी मिल गया, अब इसको फ्यूल बंद कर दिया, इंजन शट डाउन कर दिया। अब यहाँ से वहां तक आराम से जाएगा बिना फ्यूल के। तो अर्थ से मार्स तक बिना फ्यूल के गए थे हम लोग, सिर्फ हमने अर्थ पे हाइट पर पहुंचने के लिए एनर्जी लगने वाला था। अब मार्स पे पहुंच गए, वहां पर मार्स पे पहुंच गए तो एक तो क्रैश लैंडिंग हो सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्रैश लैंडिंग करके, है ना। हाँ, क्रैश लैंडिंग करना नहीं था और लैंडिंग करना ही नहीं था। हमने मार्स ऑर्बिटर भेजा। ऑर्बिटर मतलब क्या है? सैटेलाइट। मार्स पर सिर्फ एक सैटेलाइट है, पहला सैटेलाइट है, वो भी अपना ही है, इंडिया का, बाकी किसी का सैटेलाइट नहीं है मार्स पे। तो वो सैटेलाइट कैसे भेजा गया? यहाँ से वहां गया, मार्स की जैसे ही फील्ड आ गई बूस्टर ऑन कर दिया, और जितना वेलोसिटी वहां पर मार्स में घूमने के लिए चाहिए वो यहाँ से कैलकुलेट किया था पहले ही, डेरिवेशन करके सब मैथमेटिक्स करके पता था कि कितना लगने वाला है। फिर वहां जाके उतना ही वेलोसिटी दिया, फिर वो वहां घूमने लगा, हो गया। तो घूमने के लिए जब घुमाना है तब इंजन ऑन करना था, यहाँ से जब छोड़ना था तब इंजन ऑन करके ऑफ करना था, बस इतना ही फ्यूल लगना था। और दूसरा फ्यूल कहाँ लगना था? यहाँ से ऊपर ऑर्बिट तक जाना था। इन बिटवीन सारा बिना फ्यूल के हुआ। अब जो घूम रहा है बिना फ्यूल के घूम रहा है, अब वो सालों साल घूमते रहेगा, उसका कुछ लाइफ स्पैन होता है, उतने साल तक वो चलेगा, उसके बाद भी चल सकता है। जैसे अभी हबल टेलीस्कोप है, उसका लाइफ खत्म हो चुका है, अभी भी चल रहा है, ठीक, तो ऐसा रहता है। तो है ना, जे कमरे सारे सैटेलाइट थे तो जो खराब हो चुके वो क्रैश रैंकिंग नहीं होते उनके, नहीं, उनको लाया जाता है। अभी वो रशिया कर रहा है। हुआ क्या है, 1000 टन का कचरा हो गया ऊपर, ये खराब सैटेलाइट्स, उनके टुकड़े वगैरह वो ऊपर घूम रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, अगर वो थोड़ा भी उनको कहीं से एनर्जी मिल जाए, और जुपिटर बहुत अबव है, वो एनर्जी देता है इनको, तो जुपिटर की एनर्जी से अगर उनमें से कोई टुकड़ा अपना ऑर्बिट छोड़ दे तो वो एक तो दूसरे सैटेलाइट को टकराएगा, या तो अर्थ पे आएगा या तो बाहर जाएगा। बाहर गया तो प्रॉब्लम नहीं, अर्थ पे आया तो वो अपने सिर पे गिर सकता है। अगर इतना बड़ा टुकड़ा वहां से निकला, इतना बड़ा है, इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा, तो वो हमारे यहाँ तक पहुंचते हुए इतना साइज में रहेगा बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, लेकिन इतने साइज का टुकड़ा इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकता है। बिल्डिंग के साथ आसपास का 1-8 किलोमीटर का एरिया उड़ा देगा, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह काम करता है, ठीक है। ऑब्वियसली डेंजरस है, मतलब हमारे ऊपर इस वक्त 1000 टन ऐसा कचरा है जो किसी भी वक्त हम पे गिर सकता है, और अगर गिरा तो डायरेक्ट गया, उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेक्चर ले रहा हूँ और अगले ही सेकंड गायब, है ना। सो हमारी लाइफ बहुत रिस्क पे है। हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए अपने फैमिली के लिए, लेकिन अगर सभी मर गए तो कोई फायदा नहीं है इंश्योरेंस का भी, है ना। सिटी भी उड़ सकता है, अगर इतने साइज का गिरेगा ना कॉमेट, तो पूरा नासिक तो खत्म हो जाए। इतने साइज का एक अपना क्रिकेट बॉल के साइज का अगर ऊपर से कुछ गिर जाए स्पेस में से, उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, सो इट ब्लास्ट लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब। आपका लोनार सरोवर जो है वहां पर भी मेरे ख्याल से कुछ इतना साइज के कॉमेट गिरा था, पूरा सरोवर बन गया, कितने तो किलोमीटर का रेडियस है। वो सॉल्ट लेक नहीं, लोनार लेक सॉल्ट का है पता नहीं। नमक उसमें इतने सारे मिनरल जो या पानी हाँ, तो सोचो इतना पावर रहता है, ठीक है। एनीवेज अपने टॉपिक का नहीं है, हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। अगर उसको कोई एनर्जी नहीं दिया, तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो वो u वेलोसिटी से चलेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m(u)² है हॉरिजॉन्टल लाइन में, सो देयर इज नो चेंज इन हाइट, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज ओनली वन एनर्जी व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ m(u)²। आगे जाते वक्त इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, सो लेट अस अप्लाई सम फोर्स अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज होगी, सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट में होगा तो घटेगी, ठीक है। सो यहां पर आया और वेलोसिटी कितनी हो गई? v, डिस्प्लेसमेंट हो गया s, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो F इनटू S, ठीक है। अब वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं मास, मैं थोड़ा सा बुक से अलग करा रहा हूँ, बाद में बुक वाला नहीं करा दूंगा। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और यहाँ पर हमने सेम डायरेक्शन लिया है ना।
मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस u अपॉन t, ठीक है। एक सेकंड, अपने को क्या करना है, नहीं इससे काम नहीं बनेगा, हटा दो इसको, हटा दो, रहने दो एज इट इज, इक्वेशन 1, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, हाफ एम v स्क्वायर, इनिशियल हाफ एम u स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम v स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ओके। सो लेट अस फाइंड केवी फाइनल माइनस केवी इनिशियल, इसको निकालते हैं। मैं थोड़ा बुक से अलग कर रहा हूँ, बाद में हम लोग बुक वाला देख लेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेट अस सी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो रहा है, यस और नो। यहाँ पर देखो, यूजिंग, क्योंकि हमने फोर्स कांस्टेंट लिया है, अज्यूमिंग फोर्स कांस्टेंट, हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं स्कूल वाला। कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन वाला लगाना पड़ेगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, बुक वाला डेरिवेशन है। तो मैंने कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला लगाया वर्क डन का, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाला और बस काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इधर डाल दो। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेट अस राइट डेल्टा k, चलेगा क्या? एंड दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, क्या क्या कट हो रहा है, तो बचा क्या, व्हाट इज ma, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, हो गया प्रूफ। किसके लिए किया, कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव किया। जनरल के लिए भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये लिख लो, दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। जनरल के लिए भी करेंगे, उसमें इंटीग्रेशन आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पर नहीं है इंटीग्रेशन। तो क्या लिख रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। चलो मैं बंद कर देता हूँ ये।